हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अवतल गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र का सलूशन यानी निगमन कर लिया था। ठीक है, अब हम इस वीडियो में उत्तल गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के सूत्र का निगमन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक उत्तल गोलीय पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया ये एक उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये किन्हीं दो माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इधर जो है पृष्ठ के इधर साइड में कौन सा माध्यम है, वायु मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मान लिया वायु। ठीक है, और जहाँ पर वायु होती है उसको किस नाम से जानते हैं, विरल माध्यम। क्या कहते हैं, विरल माध्यम। ठीक है, और हमने इस पृष्ठ के इधर साइड में हमने मान लिया ये क्या है, कांच है। ठीक है, और जहाँ पर कांच होता है उसे क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो ये हो गया सघन माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम के हम अपवर्तनांक को n1 मान लेते हैं। ठीक है, और सघन माध्यम के अपवर्तनांक को n2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस गोलीय पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, तो इसका हम पहले एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। तो ये हो गया एक इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, अब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु को रखेंगे। तो हमने मान लिया यहाँ पर एक बिंदु आकार की वस्तु रखी है जिसका हमने नाम दे दिया O। ठीक है, अब इस बिंदु आकार की वस्तु से जो पहली प्रकाश की किरण जाएगी वो हम मान लेते हैं इसके मुख्य अक्ष से होकर के जाती है। ठीक है, तो जो कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर जाएगी तो वो अपवर्तन के पश्चात उसी अक्ष पर सीधी निकल जाएगी। तो ये इस तरह से सीधी निकल गई। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, हम मान लेते हैं एक दूसरी जो प्रकाश की किरण है ये इस तरह से OR दिशा में जाती है। हमने यहाँ पर ये बिंदु है, इस बिंदु का नाम क्या दे दिया, R दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण है OR, ये प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, झुक जाएगी अपवर्तन के पश्चात। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब क्या होता है, इसमें गोलीय पृष्ठ पर जो अभिलंब खींचा जाता है वो सदैव उसके वक्रता केंद्र से खींचेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया, और इसी C से हम एक अभिलंब खींच देंगे इस तरह से। ठीक है, और हमने ये एक अभिलंब खींच दिया। अब ये जो प्रकाश की किरण है विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर हल्का झुक जाएगी। तो जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन सीधा ना जा करके ये हल्का अभिलंब की ओर इस तरह से झुक जाएगी। ठीक है, अब अगर इस झुकी हुई प्रकाश की किरण को पीछे की ओर क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, तो हमने मान लिया ये एक झुकी प्रकाश की किरण को इस तरह से हमने पीछे की ओर बढ़ाया। ठीक है, तो पीछे की ओर बढ़ाने पर इसका एक आभासीय प्रतिबिंब I प्राप्त होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका आभासीय प्रतिबिंब क्या बनता है, I बनता है। तो उम्मीद करते होंगे आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए बिंदु वस्तु से, ये देखिए दर्पण का ध्रुव P है, तो बिंदु वस्तु से दर्पण के ध्रुव P की दूरी मान लेते हैं कितनी है, U है। अब ये दूरी देखिए दर्पण के पृष्ठ से किधर है, गोलीय पृष्ठ के बाएं साइड में है, तो बाएं साइड की दूरी को U से प्रदर्शित करते हैं, और सॉरी वो भी कहाँ में U होगा, माइनस में होगा। ठीक है, और ये जो है ये प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी को V से प्रदर्शित करते हैं, ये भी V कहाँ में होगा, माइनस में होगा, इस तरह से। ठीक है,
दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और ये वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। बिंदु R से एक हम लंब डालेंगे इस अक्ष पर और यहाँ पर हमने इसका नाम दे दिया n, ठीक है। और ये जो n है ये बिंदु P के बहुत क्या होता है, करीब में होता है। तो इसका हम बिंदु R से n की ये जो दूरी है हम मान लेते हैं h है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये तुम्हारी बिंदु वस्तु थी, बिंदु वस्तु से इस प्रकाश की किरण और मुख्य अक्ष के बीच में हमने मान लिया ये कोण कितना है, अल्फा है। ये इसका प्रतिबिंब बनना था, तो प्रतिबिंब से मुख्य अक्ष के बीच ये बना कोण हम मान लेते हैं कितना है, बीटा है। और यहाँ पर हम ये कोण मान लेते हैं कितना है, गामा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना ध्यान से क्या है कि देखो ये तुम्हारी कौन सी किरण है, आपतित किरण है। ये पहले प्रकाश की किरण गई थी, ये अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण ये जो होगा ये आपतन कोण होगा, कौन सा, आई, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये तुम्हारी प्रतीत कराया गया पीछे के अपवर्तित किरण को, तो अपवर्तित किरण और ये अभिलंब इसके बीच का ये जो कोण होगा ये अपवर्तन कोण होगा, कितना, आर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते होंगे ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन में क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक मुझे त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है ORC, ठीक है। इस त्रिभुज में देखेंगे ORC में, तो इसमें क्या है कि ये वाला जो कोण है आई, ठीक है, ये वाला ये आपतन कोण आई था, ये क्या है त्रिभुज का बहिष कोण है। तो बहिष कोण का रूल क्या होता है कि उसके सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। तो बहिष कोण का जो भी मान होगा उसके सम्मुख कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लिखेंगे त्रिभुज ORC में आई कोण क्या है, बहिष कोण है, बहिष कोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं जो आई का मान होगा ये बराबर होगा इसके सम्मुख कोणों के योगफल के। तो देखिए आई ये यहाँ से यहाँ तक है, इसके सम्मुख कोण कौन है, गामा है और अल्फा है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गामा प्लस में कितना, अल्फा। इसको हमने समीकरण कितना मान लिया, फर्स्ट मान लिया। ठीक इसी प्रकार एक देखिए मुझे त्रिभुज दिख रहा होगा IRC। इस IRC में आप किन से देखिए ये जो R है ये बहिष कोण है, ठीक है। तो R का जो मान होगा वो गामा और बीटा इन दोनों कोणों के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज IRC में R कोण बहिष कोण है, बहिष कोण है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो R का मान होगा ये दोनों के योगफल के बराबर होगा। तो R के सम्मुख कोण बीटा हो गया और गामा हो गया, तो ये हो जाएगा गामा प्लस बीटा। इसको हमने समीकरण नंबर कितना मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम को लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से लिखेंगे, स्नेल नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, यहाँ पर देखिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये सूत्र हो जाएगा n बराबर n2 बटे में n1 बराबर में हो जाएगा साइन i बटे में साइन r, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि यहाँ पर हम पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो I और R मतलब आपतन कोण जो अपवर्तन कोण है ये अति सूक्ष्म कोण होते हैं, ठीक है। तो अति सूक्ष्म कोण में क्या होता है कि ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे n2 बटे में n1 बराबर ये हो जाएगा I बटे में कितना, R। आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R अति सूक्ष्म होने के कारण त्रिकोणमितीय अनुपात निरस्त करने पर
आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने त्रिकोणमितीय अनुपात को हटा दिया तो आई बटे कितना बच गया, आर बच गया। अब आई और आर के मान मुझे दिए हैं, दोनों मानों को यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा n2 बटे में n1 बराबर आई का मान कितना है, ये गामा प्लस एल्फा है बटे आर का मान कितना है, गामा प्लस में कितना बीटा। हल करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा n2 ब्रैकेट में आ जाएगा गामा प्लस में कितना बीटा, क्योंकि तिरछी गुणा होगी इसकी इससे गुणा, तो n2 की गुणा गामा प्लस बीटा से बराबर में, अब देखिए n1 की गुणा हो जाएगी गामा प्लस एल्फा से, तो n1 की गुणा गामा प्लस में कितने से, एल्फा से। हल करेंगे तो ये हो जाएगा n2 गामा प्लस, अब इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो n2 बीटा बराबर, इसकी इससे गुणा कराएंगे n1 गामा प्लस, अब इसकी इससे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा n1 अल्फा, ठीक है। देखिए गामा वाला पोर्शन इधर एक ये है, यही दोनों को हम एक पास मिलाएंगे तो ये इधर का है प्लस का है, बराबर के इधर लाने पर ये माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा n2 गामा, ये प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा n1 गामा बराबर, ये देखिए n1 अल्फा अपने स्थान पर है, लेकिन ये देखिए n2 बीटा जो है ये इधर प्लस का है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा n2 बीटा। दोनों में से हम क्या करेंगे, गामा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n2 माइनस में कितना n1 बराबर, ये हो जाएगा n1 अल्फा माइनस में n2 बीटा, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 3, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस चित्र के जरिए से अल्फा बीटा गामा के मान को ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बीटा गामा के मान, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा के मान को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अगर हम अल्फा के मान को निकालेंगे तो अल्फा के लिए मुझे एक त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है ORN, ठीक है। इस ORN में अगर हम ध्यान से देखें तो अल्फा के सामने ये मुझे दिख रहा है एक लंब, और ये इसका क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि एंगल के सामने की भुजा होती है लंब, और यहाँ पर देखिए 90 अंश का कोण बनना है तो ये होगा कर्ण, तो लंब बटे ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या होगा, आधार हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे लंब दिया है, आधार दिया है, तो हम कह सकते हैं लंब बटे अगर आधार का प्रयोग करेंगे तो ये tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा का जो मान हो जाएगा वो लिख सकते हैं अल्फा ये लगभग बराबर हो जाएगा tan अल्फा के, क्योंकि ये जो है आपतन कोण आई और आर अति सूक्ष्म थे, ठीक है। तो उसके जरिए से हम कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा भी अति सूक्ष्म होंगे, तो कह सकते हैं कि अल्फा जो होगा वो लगभग tan अल्फा के बराबर होगा, और tan अल्फा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब का मान मुझे h दिया है और आधार का मान कितना है, माइनस में u, ये किसका मान हो गया, अल्फा का। ठीक उसी प्रकार बीटा का मान निकालेंगे, बीटा भी इसी प्रकार लगभग बराबर होगा किसके, tan बीटा के, और बराबर होता है बीटा, देखिए एंगल यहाँ पर बनना है तो त्रिभुज में कौन हो जाएगा आप किन से, IRN, तो त्रिभुज IRN में थीटा के सामने मतलब बीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, ये इसका आधार होगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब h है, आधार कितना है इसका लिए, माइनस का v है, तो माइनस v हो गया। इसी प्रकार गामा का मान निकालेंगे तो गामा भी लगभग tan गामा के बराबर होगा, और बराबर में यहाँ से देखिए गामा एंगल ये बनना है, गामा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, INC, इस त्रिभुज में देखेंगे तो इसके लिए देखिए ये इसका आधार होगा, ये लंब होगा, तो लंब कितना है इसके लिए h है, और बटे में आधार कितना है, r है। ये हमने क्या कर लिए, अल्फा बीटा गामा के मान को निकाल लिया। अब इन्हीं अल्फा बीटा गामा के मान को समीकरण खंड में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा बीटा तथा गामा के मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में यहाँ पर रखेंगे, देखना ये गामा दिया है, गामा का मान है h बटे में कितना r, ब्रैकेट में कितना है n2 माइनस में कितना n1, क्योंकि देखिए गामा का मान मुझे दिया था h बटे r, गामा की जगह पर हमने कितना रख दिया h बटे r, और शेष उसे लिखा हुआ n2 माइनस n1। फिर देखिए बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह n1 को ऐसे लिख लेना है, मल्टीप्लाई देखिए अल्फा का मान दिया है
एच बटा माइनस यू, देखिए माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का एच बटे में यू, फिर माइनस का चिन्ह दिया हुआ है N2 है गुणे में बीटा, बीटा का मान है देखिए एच अपॉन माइनस वी है, इस माइनस को हम ऊपर करके लिख लेंगे तो माइनस में एच अपॉन में कितना हो जाएगा वी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा एच बटे आर ब्रैकेट में N2 माइनस में N1 बराबर, देखिए हम क्या करेंगे दोनों में से H को कॉमन ले लेंगे, तो ये H हो गया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा कितना, ये बचेगा प्लस माइनस माइनस में N1 अपॉन में कितना U, यहाँ से देखिए ये माइनस है, ये माइनस 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 प्लस, H तो बाहर चला गया तो ये बचेगा N2 अपॉन में कितना V, सरल करेंगे तो ये देखिए H से H कट जाएगा तो ये बचेगा कितना N2 माइनस N1 बटे में कितना R। ठीक है, और इधर बराबर में देखिए ये प्लस वाला हम पहले लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा N2 अपॉन में V, ये माइनस वाला बाद में N1 अपॉन में कितना U। यही अपवर्तन का सूत्र होता है जब दोनों माध्यम क्या हों अलग अलग हो। अगर दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक को यदि हम n मान लें तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में n1 से हम क्या कर देंगे भाग, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में n1 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में n1 से भाग करने पर, जब n1 से यहाँ पर भाग करेंगे तो देखना ये हो जाएगा N2 बटे में N1 माइनस, फिर ये हो जाएगा N1 बटे में N1 और सभी के बटे में कितना है R है बराबर, इधर ये हो जाएगा N2 बटे में N1 उसके बटे में कितना है V माइनस, ये हो जाएगा N1 बटे में N1 अपॉन में कितना है U, ये N1 से N1 कट जाएगा, N1 से N1 कट जाएगा। उसके बाद में देखिए N2 बटा N1 ये किसके बराबर है N के, तो N2 बटा N1 की जगह पर N माइनस में 1 अपॉन में कितना R बराबर N2 बटा N1 किसके बराबर है N के, तो N अपॉन V माइनस यहाँ पर एक बचेगा अपॉन में U। यही होता है यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक को n मान लिया जाए उसके लिए कितना, इसका ये अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आपको ये हमारे द्वारा कराया गया डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं इसके बाद एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।